रेड लाइट ग्रीन लाइट। आओ सब खेले ग्रीन लाइट रेड लाइट, ये खेल है निराला। थग ऑफ वॉर, ग्लास ब्रिज, स्क्विड गेम के इन गेम्स ने हमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ बचपन का वो दौर भी याद दिला दिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये गेम्स आए कहाँ से, क्या थी इनकी स्टोरीज, क्या सच में ऐसे गेम्स खेले जाते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट मेकर्स ने इन्हीं गेम्स को क्यों चुना? इन सारे सवालों के जवाब आपको सरप्राइज कर देने वाले हैं। नंबर 1, रेड लाइट ग्रीन लाइट। यह गेम असल में बच्चों को दूध फिनिश करने के लिए बनाया गया था। इस कहानी की शुरुआत हुई 1954 में। तब लॉस एंजलिस में कार्टून एक्सप्रेस नाम का शो आता था। एक दिन इस शो के होस्ट ने एक अजीब खेल खेला। वैसे देखा जाए तो ये गेम सिंपल था। होस्ट के सामने दो बच्चे थे जो हाथ में दूध का ग्लास लिए बैठे थे। जब होस्ट ग्रीन लाइट कहता तब बच्चे दूध पीते थे और रेड लाइट कहने पर रुक जाते। इस गेम को देखने के बाद लॉस एंजलिस के हर घर में ये गेम फेमस हुआ। अब बच्चे गेम के बहाने ही सही पर दूध पीने लग गए, जिससे उनमें एक डिसिप्लिन आ गया। इनफैक्ट इसे लिसनिंग स्किल और बच्चों का रिएक्शन भी इम्प्रूव होने लगा और धीरे धीरे ये गेम घर से निकलकर प्लेग्राउंड तक पहुंच गया। कई जगह बच्चे इसे स्टॉप एंड रन कहने लगे तो कई जगह पर स्टैचू। लेकिन कोरिया में इसका नाम था इस कोरियन वर्ड का मतलब है मूंग गवा का फूल खिल रहा है। मूंग गवा कोरिया का नेशनल फ्लावर है। इनफैक्ट सीरीज में जो डॉल दिखाई दी है ना, वो भी स्कूल बुक के कैरेक्टर से इंस्पायर है। सो डिसिप्लिन से बने इस खेल में मेकर्स ने थ्रिलर का तड़का लगाकर हमें खूब एंटरटेन किया। लेकिन मेकर्स ने इसी खेल को क्यों सिलेक्ट किया, और वो भी सबसे पहले? इसका जवाब समझने के लिए हमें सारे खेल की वजह समझनी जरूरी है। लेकिन इस खेल का डिसिप्लिन वर्ड याद रखना, क्योंकि सारे गेम्स की अगर हम रीजन एक साथ करें तो हमें मेकर्स का हिडन मैसेज समझ में आएगा। नंबर 2, शुगर हनीकॉम्ब। इस गेम की कहानी कोरिया वॉर के बाद शुरू होती है। तब यूएस सोल्जर अपने बच्चों को हनीकॉम्ब वाली महंगी टॉफी दिया करते थे। ये देखकर कोरियन पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों के लिए एक सस्ती टॉफी का इन्वेंशन किया जिसका नाम था पॉपगी। अब कुछ कोरियन सेलर इस कैंडी को अलग अलग शेप देकर स्कूल के बाहर बेचने लगे। जो भी बच्चा इस शेप को प्रॉपर बनाता था उसे एक कैंडी फ्री में मिलती। सो अब बच्चे पूरे फोकस के साथ इस गेम को खेलने लगे और देखते ही देखते ये गेम कोरिया का ट्रेडिशन बन गया। सो इसी फोकस से भरे गेम को मेकर्स ने अपने अंदाज में हमें दिखाया है। नंबर 3, थग ऑफ वॉर। इंडिया में इस गेम को रस्सी खेच के नाम से जानते हैं। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा थग ऑफ वॉर टैंग डायनेस्टी में हुआ था, जिसकी लंबाई तकरीबन 548 फीट थी और दोनों तरफ तकरीबन 500 से भी ज्यादा लोग थे। चाइना में ये खेल 7000 साल पुराना है, जो वॉरियर को ट्रेन करने के लिए खेला जाता था। धीरे धीरे ये गेम बच्चों में फेमस होने लगा, जो स्ट्रेंथ और टीम बिल्डिंग का प्रतीक माना जाता है। सो यही तीनों गेम्स हमें एक एक करके सीरीज में दिखाई देते हैं। फर्स्ट गेम में है डिसिप्लिन, सेकेंड गेम में फोकस और थर्ड गेम में टीम बिल्डिंग। अब अगर हम सीरीज पर नजर डालें तो जितने भी प्लेयर्स वहाँ गेम खेलने आए थे उन पर ढेर सारा कर्ज था। ना उनमें कोई डिसिप्लिन था, ना करियर पर फोकस और ना ही किसी पर भरोसा। इसलिए मेकर्स ने ऐसे गेम चुने जो इनडायरेक्टली आए हुए प्लेयर्स को कुछ ना कुछ सिखा देंगे। इसलिए जो गेम जीतता था वो आगे जाता और जो हारता था उसे मार दिया जाता। इवन हम बाकी के गेम्स पर भी नजर डालें तो मार्बल वाला गेम प्रैक्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा था और ग्लास वाला गेम लक और फियर को। सो अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो लाइफ के प्रिंसिपल को फॉलो करना ही होगा, और यही हिडन मैसेज मेकर्स ने देने की कोशिश की है। इट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। लाइफ इज नथिंग बट गेम। अब ये तो हुआ हमारा पर्सनल ओपिनियन। आपको कौन सा कैरेक्टर इस सीरीज में अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।